सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, वतन अजीज पाकिस्तान ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां पर इतनी तेजी के साथ सियासी तब्दीलियां आती हैं कि कोई इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाता। 14 महीने पहले पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का अमल हुआ था और इन पिछले 14 महीनों के दौरान इतनी तेजी से पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां आती हैं कि यकीन जानिए दुनिया में कहीं इस तरह के वाकयात नहीं होते जिस तरह के हमारे साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी काफी ज्यादा चीजें निकलकर सामने हैं। पिछले 3-4 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आते हैं, ये कहते हैं कि हम खान साहब से अलहदगी का ऐलान करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा। और उसमें वो लोग शामिल हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी किया करते थे। 9 मई के जो वाकयात हुए उनके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला इस वक्त तक जारी है। उसमें कई ऐसे रहनुमा हैं जिनके बारे में शायद ये प्रिडिक्ट नहीं किया जाता था कि वो खान साहब को कभी छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अदालती मामलात भी चल रहे हैं और अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि जो लोग ये बात कहते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, उनके लिए जमानत के लिए भी बंदे नहीं मिल रहे। आज खान साहब की जमानत करवानी थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। खान साहब के पास कोई बंदा मौजूद नहीं था जिससे वो उनकी जमानत हो सके और फिर जो उनका चपरासी था वो वहां पर गया और फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं खान साहब की जमानत देता हूं। फिर उनसे अदालत ने पूछा, इस्तफसार किया कि अगर खान साहब नहीं पेश होंगे तो क्या आप इसके जिम्मेदार होंगे, तो उस पर वो कुछ कह नहीं सका, खामोश रहा। यानी खान साहब के जो करीबी लोग थे जो ये बात कहते थे कि हम खान साहब के साथ मौजूद हैं, रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी तो हम जो उनके बयानात होते थे, लेकिन आज वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। साथ साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज देखने में आई। आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक कमीशन बनाया गया था हुकूमत की जानिब से और ये कहा गया था जनाब जो ये ऑडियो लीक्स हो रही है ना इनकी तहकीकात की जाएंगी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने इसको काम करने से रोक दिया और नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। जो मौक़िफ़ निकलकर सामने आया, अदालत के जो रिमार्क्स निकलकर सामने आया उसके मुताबिक जनाब ये तो हो ही नहीं सकता कि चीफ जस्टिस साहब या जज साहिबान की मुशावरत के बगैर हुकूमत किसी किस्म का नोटिफिकेशन जारी करे और सूबाई जो कोर्ट्स होती हैं उनके चीफ जस्टिस साहिबान को उस कमीशन का हिस्सा बनाया। हालांकि इसमें पहली समाअत हो चुकी थी, गुज़िश्ता पीर को गालिबन पहली समाअत हो चुकी थी। तो यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो खलीज है वो मजीद बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आने वाले वक्तों में क्या होगा, हमने देखा पिछले कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी था। उसमें आप असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, फैयाज़ुल हसन चौहान की भी कह सकते हैं, शीरी मज़ारी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की लेकिन एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने तमाम तर खान साहब से सियासी अलहदगी का ऐलान किया। अब जनाब इसी दौरान आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी फ़ारूक हबीब साहब की जानिब से कि जनाब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। लेकिन जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हो सकती। उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि यह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं है। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर सिद्धू ने कुछ कानूनी पहलू उनको जानेंगे और बैरिस्टर अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। आप तीनों शख्सियात को जनाब मैं खुश आमदीद कहता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम यू आमिर ज़िया साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम जनाब, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है सर। आमिर साहब ये बताइएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं आप आने वाले दिनों के अंदर, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, क्या कहेंगे सर, क्या तज्जिया आपका? अरे मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुस्तकबिल से ज्यादा जो फिक्र है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है। कि आप देखें कि हम लोग जिस बुहरान का शिकार हैं उसमें ये सब तो मतलब है कि फुट नोट होगा ना कि फलां सियासी जमात के साथ क्या हुआ और फलां के साथ क्या हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये कि जो हुकूमत वक्त है उसके पास मुझे कोई गेम प्लान नजर नहीं आ रहा कि वो इस मुल्क को माशी बुहरान से निकाल सके। और आप देख रहे हैं कि जो भी ताज़ा तरीन फिगर्स आए, फिर मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ, कि हमारी पर कैपिटल इनकम जो है पिछले बरस लास्ट इकोनॉमिक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में, वो 1768 हुआ करती थी पर कैपिटल इनकम डॉलर, $1768, राइट। वो घटकर $1566 रह गई है, यानी कि तकरीबन $98 की कमी आई, तकरीबन $200 की कमी आई है 198 की, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ सलमान साहब के जो लोगों का म्यार जिंदगी है वो गिरा है, ठीक है। पाकिस्तान में रोजगार के मौके कम हो रहे हैं, पाकिस्तान में जी
रुपी डिवैल्यू हो रहा है, यहाँ पे अफरातज़र बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लोग नौकरियों से जा रहे हैं, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी हमारी हैवी वो थी क्या कहते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर 25% की कमी हुई है प्रोडक्शन में। तो ये चीजें बहुत फिक्र की हैं। अच्छा, उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, और सियासी अदम इस्तेकाम की बहुत सारी जहतें हैं। अब लोगों को तशवीश ये है कि जी पीटीआई का क्या होगा। देखिए, पीटीआई के साथ वही कुछ हो रहा है जो हमेशा हर देर के साथ पाकिस्तान में तारीखी तौर पर हुआ है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले लें आप, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, तो उनके साथ बड़े बड़े नाम होते थे, अब्दुल हफीज कीज़ादा साहब होते थे, मुमताज़ अली भुट्टो होते थे, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब होते थे, और भी कई बड़े नाम। वो एक चुटकी बजाते में छोड़ के चले गए थे, लेकिन बहुत सारे रह भी गए थे। फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की बतन से पेट्रियट पैदा होती है, ये मुशर्रफ साहब का दौर था। फिर आप याद करें कि नवाज शरीफ साहब का किस्सा दिलचस्प होता है कि उनके लोग छोड़े ना छोड़े, वो खुद जो है वो चले जाते हैं मुल्क छोड़ के ना, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन उनके लोगों में भी आपने देखा कि पीएमएल क्यों बनी और लोग छोड़ के गए। तो ये कोई नया नहीं हो रहा पाकिस्तान की सियासत में। जो भी ज़ेर-ए-ताब पार्टी आती है उसको इस मरहले से गुजरना पड़ता है। और मेरे ख्याल में इमरान खान का जो एक मैं समझता हूँ कि 13 माह उनका एक बड़ा तूती बोल रहा था, उन्होंने जरा सा मेरे ख्याल में जल्दबाजी से या मिसकैलकुलेशन से अपने उस लिवरेज को गंवा दिया। 8 मई तक कुछ और सूरत हाल थी, फिर 9 मई, और मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारा जो वजह होगी सिर्फ इमरान खान के अपने फैसले नहीं होंगे, जो उनके साथ फर्स्ट ईयर थी जो छोड़ के चली गई है, वो लोग भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि पॉलिसी साजी में ये सब लोग मुलविस होते थे, साथ तो हुआ करते थे। श्री मदारी साहिबा वॉज वन ऑफ द हार्ड लाइनर्स, असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल, ये हमारे फवाद चौधरी साहब, है ना, ये तमाम लोग बड़े कलीदी मकाम रखते थे। तो जो भी गलती होती बड़ा आसान होता है। मैं कहूँ जी, मसला जो था सलमान साहब का था, लेकिन सलमान साहब जो मशवरे कर रहे थे वो तो आपके इर्द गिर्द के लोगों से कर रहे थे ना। तो ये एक इज्तिमाई पार्टी की गलती थी, क्योंकि जो मुझे पता है उसमें पीटीआई में जब भी बहस होती थी, पॉलिसी साजी होती थी, तो बड़े बहस मुबाहिसे के बाद होती थी। लेकिन सर, बड़ा ओपन, आमिर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और लॉजिकल बात है बिल्कुल। लेकिन सर एक सवाल इसमें ये भी तो पैदा होता है ना आमिर साहब कि ये जो आपने कहा ना हार्ड लाइनर इनकी जो थी वो बिल्कुल ऑब्वियसली थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बिलखुसूस इनकी जो हार्ड लाइंस थी बड़ी जबरदस्त किस्म की थी। फवाद चौधरी फ्रंट फुट पर आके खेलते थे, श्री मजारी फ्रंट फुट पर आके खेलती थी। अब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो छोड़ दिया, लेकिन जिन लोगों ने सियासत को खैरबाद नहीं किया है, सर सियासत ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती। आपने भी एक तवील अरसा सहाफत की, आपको अंदाजा होगा वक्ती तौर पर आप फैसला ले लेते हैं, लेकिन आपको लगता है इनके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाए, मुस्लिम लीग नून की तरफ जाए? फवाद चौधरी साहब ने तो पिछले 15 साल के दौरान शायद 4 से 5 पार्टियां ऑलरेडी बदल चुके हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने जो पार्टी बनाने का ऐलान किया है, क्या वहां पर एडजस्ट किया जाएगा? क्योंकि यहां तो नहीं जा सकते हैं जितनी इन्होंने आगे जाके फ्रंट फुट पर आके खेला है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है सलमान साहब, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। दीगर पार्टीज में भी जा सकते हैं। जो नया धड़ा बन रहा है पीटीआई का या पीटीआई से टूट के लोगों का, क्योंकि पाकिस्तान में 3rd या 4th की जगह है, और इमरान खान जो है मतलब है उनका जो फैक्टर है, इमरान खान का फैक्टर क्या था? जो लोग उनको सपोर्ट करते थे बेसिकली वो लोग थे जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, और वो लोग थे जो इस मुल्क के अंदर करप्शन का खात्मा देखना चाहते थे, जो मंत्र एक जमाने में सबका हुआ करता था। अब वो बाज़ वजूहात की बिना पर, अपनी जल्दबाजी की बिना पर वो नाकाम हुए अपने आदाब को हासिल करने में। लेकिन उन चीज़ों की, उन नारों की ज़रूरत तो भी है। पाकिस्तान में इस्लाहात की ज़रूरत भी है, पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान में जनाब आपको मरूसी सियासत ख़त्म करके वाकई हकीकी मानों में जमहूरी पार्टीज़ के तश्कील देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस्लाहात की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क जो है अनसस्टेनेबल हो गया है। तो ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं, मेरे ख्याल में ये डिलीवर नहीं कर सकते। अब ये खला है, अब उस खला को कौन पूरा करेगा? क्या अच्छा, इसमें एक और सवाल है, इमरान खान क्या दोबारा से वो कहते हैं ना बाउंस बैक कर सकते हैं? मैंने देखा है कि 1999 से 2006 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून का, नवाज शरीफ को, बेनजीर साहिबा का कोई नाम लेवा होता नहीं था। लोग समझते थे कि जी पॉलिटिक्स से बाहर हो गए। इस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब को तूती बोला करता था, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने बाउंस बैक किया। ठीक है, दोनों पार्टीज बाद में इक़्तिदार में आई। तो ये नहीं होता सियासत की, अगर एक बार आपको शिकस्त हो जाए, या आज आपकी तबीयत से लड़ाई है, माजी में किसकी नहीं हुई है? नेशनल अवामी पार्टी की हुई है, पीपल्स पार्टी की हुई है, नून लीग की हुई है। तो ये हमारे यहाँ एक रिवायत जो लगता है ना वो काफी ज्यादा संगीन है। आमिर साहब, मैं चाह रहा हूँ आप इसका जवाब देते, फिर मैं अजहर साहब की तरफ जाऊंगा। वो जो 9 मई को जो कुछ हुआ, आपने बिल्कुल वजह तौर पे बात की
1999 में मुशर्रफ साहब का दौर आया, काफ लीग बनी, 2001 के अंदर इलेक्शंस भी हो गए, फिर तमाम चीज़ें हो गई। काफ लीग जो कि छोटी सी जमात थी उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी बना ली। 2004-5 के अंदर फिर तमाम जमातों का एक कंसेंसस भी हुआ और वो पाकिस्तान से बाहर हुआ। 2008 के अंदर फिर सारा मामला हुआ। लेकिन जो इल्ज़ामात अभी लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और आज राना सनाउल्लाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जनाब बराह रास्त खान साहब इन्वॉल्व है और उनका मामला भी जनाब आर्मी कोर्ट्स के अंदर जा सकता है। आपको लगता है इतनी जल्दी मामला सेटल आउट हो जाएगा? अरे जो आर्मी कोर्ट्स की बात है ना, मैं आती हूँ जवाब सुनिएगा। बात ही कि इस मुल्क में पिंडी साजिश केस हुआ था जिसमें फौज को तकसीम करके तख्ता उलटने की बात हुई थी, याद होगा आपको, ठीक है ना? नाम सुना होगा आपने पिंडी साजिश केस का। इसमें फैज अहमद फैज का भी नाम था, ठीक है ना? मेजर साहब का भी नाम था और बहुत सारे नाम थे। वो क्या फौजी कोर्ट में उनका मुकदमा चला था? नहीं, सिविलियन कोर्ट में चला था। उसके बाद आप याद करें हैदराबाद साजिश केस, उस साजिश केस का मकसद ये था कि उसमें हजारों हमारे पाक फौज के जवानों को, ऑफिसर्स को शहीद हुए थे। उसमें जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हुई थी उस जमाने में एक बाकायदा हदफ बनाया गया था पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को। कहाँ पे मुकदमा चला था? हैदराबाद साजिश केस सिविलियन अदालत में चला था। नवाज शरीफ साहब ने सिटिंग आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैकिंग हुई थी, उनको सजा हुई थी, उसमें कहाँ चला था? लोअर कोर्ट में चला था सिविल, और उसके बाद जनाब सिविल कोर्ट में ही चला था। अगर वो फौजी कोर्ट होती तो नवाज शरीफ साहब इस तरह तो बाहर नहीं जा सकते थे। तो मेरे देखिए, अगर आप तारीख का मुताला करें, इस मुल्क में पहली बार ये नहीं हुआ। हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। मैं अगर गिनवाने पर हूँ, ये सब बड़ा काबिल मुजम्मत है जो भी हुआ, कोई इसकी वो नहीं करता। मेरा अर्ज ये करना है कि हमारी एक तारीख है। अच्छा, यहाँ पर जो है कि किस तरह से आप निपटेंगे उन चीजों से? क्या जब नवाज शरीफ, मैंने वो केस खुद कवर किया है ना, अटक जेल में भी हम देखते थे उनको, यहाँ पे कराची में पेश करते थे नवाज शरीफ साहब को। तैयारा हाईजैकिंग केस बहुत बड़ा केस था, ठीक है ना? कि आप आर्मी चीफ का तैयारा लैंड नहीं होने दे रहे, उसमें कुछ मिनट का फ्यूल रह गया था, ठीक है ना? और उनको कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ का तैयारा भारत चला जाए। अब तो कोई उसकी बात ही नहीं करता, लेकिन हुआ था ये सब कुछ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये चीजें जो है, मतलब इस मुल्क में कई मरतबा हुई हैं, और जो भी शरपसंद है, जो भी शरपसंद नासिर है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये ना हो कि वो कहते हैं ना, घुन के साथ गेहूं भी पिसना शुरू हो जाए। वो लोग कि जो लोग मतलब उसमें मुलविस नहीं थे, क्या ये पीडीएम की जमातें जो हैं उसको बहाना बनाकर कहीं। जी ठीक है जनाब। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बैरिस्टर अहमद साहब भी मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये आज जो मामला हुआ है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, कमीशन बनाया गया था, जिस दिन ये कमीशन बना था उस दिन गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू हो रही थी एतजाज हसन साहब से। उन्होंने ये बात बोली थी कि ये कमीशन में ना जज साहिबान बैठेंगे और ये इस्तेहकाक ही नहीं है, दायरा इख्तियार ही नहीं है हुकूमत का, और आज ये बात वाज़े हो गई। आप भी इस बात से दिफा करते हैं, जरा ऐसा ही हुआ। अब इसका क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि इसकी 31 मई तक फिलहाल समाअत मुलतवी हुई है ना? अच्छा देखिए सलमान, मौजूदा हुकूमत ने ना जहां तमाम इदारों ने की है, वहां सुप्रीम कोर्ट को भी तकसीम कर दिया, अदालतों को भी तकसीम करने की एक घिनौनी साजिश थी, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब हो गए। पहले तो बात आपको याद होगा, जस्टिस काजी फाइज सर के केस में उनकी मिसेज के हवाले से अब मामला आया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मामला टेक अप किया, मामला चैलेंज हुआ, और यही था इस तरह की इंफॉर्मेशन इंक्वायरी वगैरह, ये सारा मामला इसी कॉन्टेक्स्ट में आया। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप करके एक इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को जो है वहां से सबूत सारे निकल आए, मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा सेट असाइड कर दिया कि ये काम अगर किसी ने करना है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। अब उसी प्रिंसिपल को सामने रख के आप चले जाएंगे माजी में इश्तियाक मिर्जा के केस में, जब अरशद मलिक की वीडियो आई थी, ऑडियो आई थी जब वाली, तो वहां पर आज ये सवाल पैदा हुआ, इनके पास बेहतरीन मौका था। वो वहां सुप्रीम कोर्ट ने 6 प्रिंसिपल तय कर दिए कि ऐसी ऑडियो वीडियो आएगी, पहले फोरेंसिक होगा, कोर्ट में जाएगी, क्रॉस एग्जामिन होगा, पूरा एक प्रोसेस चलेगा, उसके बाद आप इसकी आप विरासती पे जाएंगे, और फिर देखना भी होगा कि क्या अब जितनी ऑडियो वीडियो आई है उनका केस से किसी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। या तो आपको याद होगा कि सैफुर रहमान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाले केस के अंदर फोन पे टैप हुआ, टैप होकर बाकायदा आ गया कि टैप गैर कानूनी हो सकता था, उस बुनियाद पे हुकूमत को गिराना भी जायज करार दिया था। तो अब इन सारी चीजों को अगर मिलाकर देख लें, सारे के सारे टीओआर जो है, अगर किसी जज के बारे में मिसकंडक्ट की कार्रवाई करनी तो आर्टिकल 209 मौजूद है। फिर दूसरा जो है अदलिया की आजादी में मुफाखलत है, और इस जो मौजूदा हुकूमत है उनका वतीरा या बदनीति कह दे या उनका एक शौक था कि वो जान के कयास और अनार्की रखना चाहते ताकि असल हालात की तरफ से तवज्जो हटी रहे। उन्होंने क्या काम किया, पहले आर्टिकल 68। अच्छा सर, मैं इसमें जरा डिटेल में बात करूंगा क्योंकि ब्रेक का भी टाइम हो रहा है ना। मैं चाह रहा हूं सर अहमद साहब से भी जरा
इसका टेक ले लें। अहमद साहब ये बताइएगा, जब ये बात पता थी सबको, तमाम माहिर कानून, एतजाज हसन साहब से बड़ा माहिर कानून तो कोई होगा नहीं ना, उनको सियासी बसीरत भी हासिल है, उन्होंने एक तवील अरसे प्रैक्टिस भी की है, बड़े वकील बैरिस्टर हैं। सर ये बताइएगा, जब उनको ये बात पता थी तो क्या हुकूमत को ये बात नहीं पता थी, और अगर पता थी तो फिर क्या ये एक तरीके से दोबारा से कोई महाजराए की कोशिश थी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कमीशन बना दिया, कमीशन ने इसकी बाकायदा समाअत भी कर ली पीर को? क्या हमारी हुकूमत को ये बात नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के अर्जी डाली जाती है और वहां पर जाकर उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता? क्या हमारी हुकूमत को इस बात का बखूबी अंदाजा नहीं है कि आप चीफ जस्टिस पर जाकर उसके मुंह पर नहीं कहते कि सर आप बेंच से अलग हो जाएं? क्या हमारी हुकूमत को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रूल्स एंड ऑर्डर्स होते हैं और उसके तहत 1843 गवर्न होता है, उसके बावजूद एक कानून बना दिया जाता है? क्या वंस अगेन हमारी हुकूमत को ये चीज मालूम नहीं है कि आज जब एक बेंच बनता है उस पर जाके आप जजेस को इस तरह नहीं कहते कि भाईजान बेंच से अलग हो जाए, और उनकी मर्जी है, उनकी स्वाबदीद है। हुकूमत को बहुत ज्यादा पता है। इस टाइम हुकूमत का जो सारे का सारा एम्फसिस है, जैसे अजहर साहब ने कहा, वो है सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करना, एंड अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन एबल टू डू दैट। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त नीड ऑफ द डे है वो है कंसेंसस की, और सारे सुप्रीम कोर्ट को एक पेज पर होना जरूरी है। देखें, हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब एक इंतहाई शरीफुल नफ्स आदमी है, और वो कानून जो एग्जिस्टिंग है, हमें उस कानून से इख्तिलाफ है, मुझे भी होगा, अजहर साहब को भी होगा, कि जनाब आप ये बेंचेस की जो फॉर्मेशन है इसको स्ट्रक्चर्ड करें, बट उसका तरीकाकार है ना। ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के कानून में चेंज करने के लिए हम कहें कि नीचे से एक SRO निकाल दें। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, उसके अंदर आपने चेंज लानी है। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, और ये जो आज आपने ऑडियो लीक्स कमीशन की बात की, इस पर एक बड़ी जरूरी बात समझने वाली ये है, जो कोई भी नहीं समझ रहा, कि अगर आप उस कानून को भी एग्जामिन करें, उसके सेक्शन 3 को भी देखें, तो वो ये कहते हैं कि हुकूमत कमीशन बनाएगी। उसमें तो वर्ड जजेस का उस तरह से डायरेक्टली मेंशन ही नहीं है। और आपने कोई सिपाही भी लेना हो किसी जिले में तो आप IG से पूछते हैं, किसी क्लार्क ने भी किसी जगह से जाना हो तो वो अपने सीनियर को बता के जाता है। आपके अपने एक स्ट्रक्चर में आप काम करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं इसको क्या समझूं फिर, ये हुकूमत की बदनीयत है, जानबूझ के काम? 101% नॉट ओनली मैलाफिडे है, बल्कि एक क्लियर अटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट को अटैक करने का। 97 में ये काम फिजिकली किया था, आज ये काम ऑन अ डिफरेंट प्लेन कर रहे हैं, जरा पढ़े लिखे तरीके से कर रहे हैं। ये अच्छा काम नहीं है, इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और इस काम का नुकसान ये होगा। आप इसको सज्जाद अली शाह साहब की अदालत वाले से कंपेयर कर रहे हैं कि उस वक्त जो वाकया हुआ था ये वही वाला वाकया है, लेकिन उस वक्त तर्ज अमल दूसरा था, ये तर्ज अमल दूसरा है। उस वक्त इस तरह कवरेज नहीं थी, इस तरह सोशल मीडिया नहीं था, तो उन्होंने जाके फिजिकल अटैक कर दिया। आज चूंकि उनको पता है कि हर चीज एग्जामिन हो रही है, तो वो जरा पढ़े लिखे अंदाज को अडॉप्ट कर रहे हैं। बट सवाल वही है, बात वही है, रविश वही है कि जनाब हमने सुप्रीम कोर्ट को अटैक करने, क्योंकि वहां पर एक इंतहाई ईमानदार, और सारे जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, 15 के 15 बड़े जजेस बैठे, उनको तकसीम करने की साजिश है। और मैं तो बंदयाल साहब को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इलेक्शन केस है इसमें कंटेम्प्ट का जब प्रोसीड करें, अगर वो चाहे प्रोसीड करना, फुल बेंच बना दे, ताकि हिस्टोरिकली ये याद रहे कि हर जज ने सुप्रीम कोर्ट की तौकीर के लिए क्या फैसला लिखा। ठीक है जनाब, एक ब्रेक ले लेते हैं। जनाब हमारे मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब अजहर सिद्दीक साहब और बैरिस्टर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आमिर साहब, सर ये जो आपने अजहर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, ये नीयत का ही फतूर है जनाब। ये बार बार जो इख्तियारात है ना उसमें डेंट मारने की कोशिश की जाती है, और जिस दिन ये कमीशन का क़याम हुआ था उसी दिन ये एतजाज हसन साहब ने कहा था कि ये नहीं हो सकता, ऐसे इस तरह से पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसकी समाअत भी हुई। तो सर आप कैसे देखते हैं हुकूमत क्यों, ये जब एक चीज़ सब चीज़ को वाज़े तौर पर है, ऑन बुक्स में ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, तमाम लॉ आपके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद इस तरह का काम करना, क्योंकि उसको पता है कि भाई जनाब ये चैलेंज भी हो जाएगा, ये हमारे पास वापस भी हो जाएगा, फिर ये तमाम हरकतें करने का व्हाट डू यू थिंक सर मोटिव क्या हो सकता है? एक तो आइन में उसका तरीक़ेकार वो वाज़े है उस चीज़ का ना, उस पर ज़ाहिर है कि हमारे हजरात बहुत बेहतर अंदाज में रोशनी डालेंगे। मैं सियासी पहलू पर आता हूँ। आज भी अगर आप मरियम नवाज साहिबा की तकरीर सुने जो उन्होंने की थी यूथ कन्वेंशन से, तो वहां पर भी उन्होंने देखा कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को हदफ तनकीद बनाया। अब दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि सिटिंग चीफ जस्टिस कोई और मुल्क हो तो वहां पर फौरन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, और वो मैं देख रहा हूँ कि मुतवातिर जो नून लीग की क़यादत है मुतवातिर ये काम कर रही है, और पार्लियामेंट उसके लिए इस्तेमाल हो रही है, पार्लियामेंट से बाहर वो ये काम कर रहे हैं।
बाकायदा मतलब है आप देखें ना कि तोड़ फोड़ हो रही है अदालतों के अंदर जाकर, ये सब चीजें जो है अनप्रेसिडेंटेड हैं, कभी ऐसा नहीं होता। मतलब है आप लोगों को गिरफ्तार करते हो। सर इससे आमिर साहब इसमें हासिल उसूल क्या होगा? जैसे हमने गुफ्तगू का आगाज किया था, मैंने आपसे सवाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आप हमें ये सोचना चाहिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई अपने उरूज पर, गुर्बत अपने उरूज पर, लाकानूनियत अपने उरूज पर, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत का फोकस इन तमाम चीजों, और जिसके लिए ये आई थी सर, आपको 14 महीने पहले याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहां से निकले थे काफिला लेके महंगाई के खिलाफ कि महंगाई मार्च वो करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ये बात कहते थे, मरीम नवाज साहब अपने जलसों में ये बात कहती थी, लेकिन महंगाई तो छोड़ें, मईशत तो छोड़ें, गुर्बत को छोड़ें, इस वक्त सिर्फ महाज आराई की सोच को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। आमिर साहब देखिए, बदकिस्मती ये कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है, और हमारी जो सियासत को भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि लग ये रहा है कि जो 73 का आइन है वो तो उठाकर रख दिया गया है ना, 18वीं तरमीम के बाद उसका बड़ा चेहरा मस्त किया गया, लेकिन अब जैसा भी हमारा बचा कुछ आइन था उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। तो आइन और कानून इस वक्त इस मुल्क में मतलब है कि वांटेड है, जरूरत है उस चीज की। फिर हमारा माशी बुरहान ऐसा है कि लगता है कि हुकूमत को परवाह ही नहीं है। आप तसव्वुर करें कि MNS को 20 अरब रुपए दिए जा रहे हैं इसलिए कि वो अपनी गलियां, अपनी सड़कें और फला तरक्याती काम कराएं, वो काम कराएं कि जो लोकल गवर्नमेंट को कराने का है। और यही हुकूमत कहा करती थी कि इनके पास 21 अरब रुपए नहीं है इंतखाबात करवाने के लिए ज़िम्नी, या वो जो 2 सूबों में इंतखाबात करवाने थे। तो आप तजादात देखें। अच्छा, अब लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, हमारा आइन कहता है, लेकिन नहीं होते। इस मुल्क में तौहीने अदालत नहीं होनी चाहिए, लेकिन रोज हो रही है। हम देखते हैं हुकूमत खुद उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा पेश है, हम देख रहे हैं। तो वो कुछ हो रहा है जो इस मुल्क में कभी भी नहीं हुआ। जब तक मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत को म्यान रवी की और इत्तेदाल की जरूरत है, जब तक हम इत्तेदाल पे नहीं लेकर आएंगे अपने मुल्क की सियासत को, आप देखें हम एक वन वे, एक हम कहते हैं ना कि इनेतात से इनेतात की तरफ जा रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। माशी बुरहान इतना शदीद है कि जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। पहले 9 माह में इस फाइनेंशियल ईयर के जो आप लोगों ने टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया था उसका 55.5% डेट सर्विसिंग में चला गया। NFC के पैसे देने के बाद आप माइनस में हैं। आप फेडरल गवर्नमेंट बजट आपने भी दोबारा देना है सर, फिर आप तरक्याती वो नहीं, वो सारी की सारी आप कर्जे से अदा कर रहे हैं। और अब जो इन्होंने 14 ट्रिलियन रुपए का नया बजट रखने की बात की, जो एक्सपेंशनरी बजट है, वो इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर देगा। 9 ट्रिलियन का ये हमने सुना है कि टारगेट रख रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन का, इस मरी हुई मईशत के साथ, उस मईशत के साथ की जिसके अंदर मतलब है एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, आपकी रेमिटेंसेस गिरे हैं, यहाँ पर मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग गिरी है, हर चीज जो है नेगेटिव में जा रही है। उस इकोनॉमी से ये इनको तस्वुर करें 9 ट्रिलियन का टैक्स लेंगे, भाई आप नहीं ले सकते। और इसलिए ले रहे हैं कि ये शुरू के 2-3 महीने इलेक्शन के नाम पर खर्च करेंगे, ये जरा से एक एक्सपेंशनरी बजट देंगे, इसकी वजह से पाकिस्तान मजीद गड्ढे में गिर जाएगा। अब आप मतलब है कि अगर लोगों को नजर नहीं आ रहा, लोग यहाँ पे सरमायाकारी नहीं कर रहे, लोग परेशान हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग मायूस हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेजने का सोच रहे हैं, आपने पूरा एक पाकिस्तान की नस्ल को मायूसियों के अंधेरे में धकेल दिया। मसला इस मुल्क में इमरान खान नहीं है, मसला इस मुल्क में PTI नहीं है, मसला इस मुल्क में कुछ और है, और उस मसले के ऊपर हम बात नहीं करें। आप इमरान खान को चलें, आप पाबंदी लगा दें, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें। मुझे ये बताइए कि PDM के पास क्या एक वो है, ऑल्टरनेट क्या है, क्या विजन लेकर आए सर? PDM के पास ऑल्टरनेट क्या है? इससे ज्यादा अच्छा सवाल मैं ये एक और अच्छा पॉइंट ये कि आप पंजाब में इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है गालिबन को सीट एडजस्टमेंट करेगी नून लीग के साथ, काफ लीग पहले ही बोल चुकी है, जहांगीर तरीन भी एक तरीके से अलाय के तौर पर ही काम करेंगे ऑब्वियसली, तो फिर इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ा जाएगा? सर इस सवाल से मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। अहमद साहब, सर ये 9 मई से पहले पंजाब में इलेक्शंस 14 मई को होंगे नहीं होंगे इस हवाले से बात की जाती थी, लेकिन अब इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहा है। अब ये ऑर्डर तो सारा मौजूद था, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक पिटीशन भी दायर की है नजरसानी के हवाले से, उसकी भी समातें चल रही हैं। सर क्या ऑर्डर हो सकता है पंजाब और KP में इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि जब बजट पेश किया जाएगा तो उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या होगी? सर जी, पहली तो बात यह है जी कि चीफ जस्टिस साहब के पास 2 ऑप्शंस होंगे, आई मीन बेंच के पास, कि अगर कल को ये कंक्लूजन आती है कि ये जो रिव्यू पिटीशन है ये डिस्कस हो गई है, तो फिर एक ऑप्शन ये है कि रिव्यू पिटीशंस में भी वो एक नई डेट गवर्नमेंट और इन सबके कंसेंसस से दे देते हैं कि ठीक है, चूंकि हम रिव्यू पिटीशंस वगैरह सुन रहे हैं तो लिहाजा हम एक नई डेट दे देते हैं जिस पर आप ये सारे का सारा कराएं और होपफुली उस पर हो जाता है। जहां तक बजट की बात है जी, बजट
अगर तो टेक्निकली और राइटली स्पीकिंग देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट जब तक इन प्लेस है, ऑफ कोर्स बजट तो वो दे सकते हैं, बजट में तो उनको कोई अमर माने नहीं है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन दे डोंट एंजॉय पब्लिक कॉन्फिडेंस, और इस तरह की सिचुएशन में जब वो बजट देंगे, जिस तरह आमिर साहब ने बात की, तो वो कोई ऐसा बजट नहीं होगा जिसमें आप एक्सपेक्ट करेंगे वो पाकिस्तान की फलाह भी। बट सर अहमद साहब सवाल ही पैदा होता है ना, हाउ कैसे दे सकते हैं सर? एक 90 डेज के लिए आपके पास इख्तियारात हैं, 90 डेज के लिए आप आए हैं, आपका काम सिर्फ एक है इलेक्शंस करवाना, 90 डेज गुजर चुके हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा कवर इसलिए मिलता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 14 मई की डेट दी थी, चलें उस वक्त तक वो वैलिड तस्वुर की जाती है, उसके बाद जो भी काम आप करेंगे वो गैर आईनी और मतलब गैर कानूनी तस्वुर किया जाना चाहिए। आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं सर, आप कानूनी माहिर हैं, लेकिन ऐसे तनाजुर में आप अगर बजट पेश करेंगे तो उसकी वैल्यू उसको कैसे मंजूर कराएंगे? आपका सवाल जो है ना, जो मेरा ख्याल इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ है, मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ समझ रहा था, उसका मैं जवाब दे रहा था। अब आप बात कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, नहीं सर, मैं प्रोविंशियल केपी और पंजाब की बात कर रहा हूं। पंजाब, जी, वो उस केस में मेरी अपनी सिचुएशन ये है कि चूंकि एक पिटीशन वहां पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू भी दिया है, अगर तो एक्सटेंशन इन टाइम नहीं मिलती इलेक्शन की एंड दे डिसाइड टू प्रोसीड इन कंटेम्प्ट, फिर तो इस गवर्नमेंट की भी कानूनी और आईनी हैसियत कोई नहीं रह जाएगी। और अगर इनको एक्सटेंशन मिल जाती है डेट में भी, तो फिर ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट साथ साथ इन गवर्नमेंट्स को भी शायद वो एक्सटेंशन टैसिट दे देगा। उस केस में फिर ऑफ कोर्स एक जिसको मैं समझता हूं कि टूटा फूटा बजट ये देने की पोजीशन में होगी, बट नॉट विदाउट द एंडोर्समेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वैसे आईनी और कानूनी तौर पर इन विदाउट कवर नहीं हो सकता, नहीं विदाउट कवर तो इम्पॉसिबल है जी। ठीक है असर साहब, सर ये बताइएगा, अभी राणा साहब की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे होंगे, उन्होंने जो बात बोली है, अब ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, फौजी अदालतों के हवाले से मुनक़सिब राय हैं। अब आप ज़्यादा माहिर कानून बेहतर चीज़ तरीके से बता सकते हैं। अब वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है क्योंकि ये सारा मामला जनरेट ही खान साहब की तरफ से हो रहा था, तो इसलिए खान साहब का केस भी मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है। आप क्या रोशनी डालेंगे इसमें? देखिए जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले, अरमान पर कम निकले। ये इमरान रिमूवल एजेंडा चल रहा है, इमरान खान साहब को सियासत से इन्हें ये साबित कर है ना, अब तक जितने प्लान थे लेवल प्लेइंग फील्ड के, मरियम सफदर की जो ख्वाहिशात थी वो सब नाकाम हो चुके हैं। वो चाहे इलेक्शन कमीशन की सूरत में हो, कोशाखाना की सूरत में हो, कोई और शक्लों में हो, वो सारे के सारे नाकाम हो चुके हैं। और कहीं भी इमरान खान साहब को ये लपेटने में, नाअहल करवाने में, फारिग कराने में, सजाएं दिलवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हुए हैं। अब उनके पास क्या है? अब यही रह गया ना कि पहले बगावत के पर्चे, दहशतगर्दी के पर्चे होते रहे, वो लाहौर हाई कोर्ट में इकट्ठा मामला चलता रहा, आज उन्होंने डिस्पोज कर दिया। लेकिन अगली जो बात अहम है कि अब ये आगे ये जो लेके आ रहे हैं, इसमें तो इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अब क्या लेके आएंगे? बैडमिंटन में लेके आएंगे। अब बैडमिंटन का केस पहले ही आपके ऊपर स्याह धब्बा है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर आपको याद होगा, वो बैडमिंटन में सजा हुई थी और वो स्याह धब्बा आज भी उतरा नहीं है। चले फर्ज करें कि आपने चले लाना चाहते हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स में आपको लाने के लिए अब आर्टिकल 10A की वायलेशन है। फिर उसके अलावा भी अगर आप उठाकर देख लें, हिस्ट्री हमारी यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ वही केसेस जा सकते हैं जो मिलिट्री से रिलेटेड हो, आर्मी एक्ट से रिलेटेड करते हो। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जबरदस्ती लगाने की कोशिश की जा रही है। कोई अच्छे पहले दहशतगर्दी की दफात लगाए हुए हैं, ट्रायल करें वहां से और वहां एविडेंस प्रोड्यूस करें कोर्ट के सामने। जब वो एविडेंस इतनी आ जाएगी तो वहां पर कोर्ट को इख्तियार होता है कि वो चाहे तो केस को ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई एविडेंस है नहीं है जो लीड करके ले जाए आपको उस तरफ। ठीक है, ख्वाहिशात आपकी अपनी है, आप चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में चलाना, उसमें चंद लोगों के शायद कि जिन्होंने आर्मी तनसीबात के ऊपर हमला किया है वो शायद किसी स्टेज पे, पर वहां भी मुझे मुश्किल नजर आता है क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स वगैरह को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। आप मेरी तस्दीक जरूर कीजिएगा अजहर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैंने एक दो जगह सर इस बात को बाकायदा तौर पर पढ़ा कि जहां पर आप तनसीबात पर हमला करते हैं वो जो केसेस होते हैं वो फौजी अदालतों में चलते हैं, ऐसा है नहीं है? देखिए ये जो कि अमेंडमेंट्स आई थी, उन अमेंडमेंट्स का इम्पैक्ट जो है अभी देख रहे हैं। उस अमेंडमेंट जो कि मेरा ख्याल है, जहां तक अभी तक मैंने ऐसा केस कोई देखा नहीं है जो इस कॉन्टेक्स्ट में आकर लेके जाए। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। वजह क्या है कि अगर आज भी इसका जुडिशल कमीशन बन गया, मुहरकात सामने नजर आ गए, वो मुहरकात मौजूदा हुकूमत की बेईमानी नजर आ जाएगी। 25 अप्रैल का उन्होंने जब तहरीक इंसाफ ने यहाँ से लॉन्ग मार्च निकालना था, वो उन्होंने निकालना नहीं दिया, मार के भुरकस निकाल दिया था। और आप लिबर्टी चौक से वहां तक कैसे जाने दे दिया? कौन लोग थे?
फुटबॉल लाइन नीचे बनती है। तो इतने सवाल है कि अब बैटमैन में अगर इमरान खान को लेके आना है तो मौजूदा हुकूमत भी बराबर की है बैटमैन में आएगी। याद रखिएगा कि इनकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर या प्रोटेक्शन करना, उन्होंने बिल्कुल उसको बाईपास किया है। अल्लाह करे कि ये ख्वाहिशें जितनी भी हैं इनकी ख्वाहिशें अपनी जगह चलते रहे। एक बात मैं आपके सामने रखूं, ठीक है, कानूनी मामला अपनी जगह पे सर, थोड़ा सियासी मामला आमिर रज़ा साहब से भी मजीद और डिस्कस कर लेते हैं, मेरे पास टाइम की किल्लत है। आमिर साहब सर ये बताइएगा, ये जाहिर सी बात है खान साहब पे कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना हो। 8 मई तक अगर सूरत हाल देखें, 8 मई तक सूरत हाल खान साहब काफ़ी ज़्यादा पीक पर चल रहे थे, एकदम से सूरत हाल तब्दील हो गई। फिर वो लोग, अच्छा खान साहब का मामला अपनी जगह पे, लेकिन उन्हीं के जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने अब सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली, पीटीआई को छोड़ने का भी फैसला कर लिया, सर वो भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में प्रोग्राम्स में, हमारे प्रोग्राम्स में आकर बैठा करते थे, कहते थे जनाब शेर की एक जिंदगी गिदड़ की 100 दौला जिंदगी से बेहतर होती है, हकीकी आज़ादी। फिर आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जनाब मैं जाहिर से, अब कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, शौहर है, बच्चे हैं, मुझे वो ज़्यादा अजीज़ हैं। सर इस तरह तो सवाल ही पैदा होता है कि ज़िले शाह किसी का बच्चा नहीं था, अरशद शरीफ साहब के बच्चे नहीं थे, फिर ये हकीकी आज़ादी की इतनी बातें आगे आपने कर दी कि अब आपको इस तरह की बातें कर रही हैं, तो इनका सियासी फिर किस तरह से नजरिया रह जाएगा आने वाले वक्तों में? अच्छा दिलचस्प बात है, भी मैं अबरारुल हक साहब जो कि लोगों का बड़ा जलसों में गरमाया करते थे, लहू अपने पॉपुलर मकबूल गानों गरमाया करते थे जी, उनका मैं देख रहा था, है ना, वो भी बड़ा आपदीदा थे, रोते उन्होंने पार्टी छोड़ी है। बात ये देखो, पीटीआई में 3 तरह के लोग आए, मैं बड़ी क्विकली बताता हूँ आपको। एक तो वो लोग आए कि जो फर्स्ट टाइमर थे, जब इमरान खान सियासी बेयाबान में घुमा करते थे उस वक्त के उनके साथी हैं, और उनको कभी सियासत का तजुर्बा नहीं रहा। मोस्टली अर्बन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग आए थे कि जो इस तरह की तख्तियां झेल नहीं सकते थे। जब वो कहते ना कि आप किताब में बैठकर आम शेर रेवोल्यूशनरी बने, किताब में तो आपको बड़ी अच्छी लगती है कि फैज की शायरी और अहमद फराज ने ये कह दिया, लेकिन जब वाकई आपको मतलब C क्लास जेल देखते हैं आप और खुदी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पर, आप मतलब प्राइवेसी नहीं होती, तो वो कोई ऐसी सख्तियां नहीं है कि जो एक मजदूर आदमी, गरीब आदमी का तो जिंदगी यही होती है। मगर बड़ी दिलचस्प बात है, क्रिकेट से मेरा बड़ा लगाव रहा है सर, अभी भी है, खान साहब भी क्रिकेट, और पाकिस्तानी कौम है क्रिकेट के हवाले से काफी ज्यादा शौकीन है। सर एक क्रिकेट में एक मिसाल दी जाती है कि आप क्रिकेट कभी किताब पढ़ के तो नहीं सीख सकते, आपको सीखने के लिए ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। जब ग्राउंड में उतरने का मौका आया तो सर सब साइड पर ही हो गए। अच्छा अब ये पोर्ट के वो थी। अब जो लोग छोड़ने में कह रहे हो 3 तरह के लोग, एक तो वो लोग आए, एक वो आए जो सियासी अपॉर्चुनिस्ट थे, और कुछ लोग वाकई इस चक्कर में आए कि जो समझते थे मजदूर दीगर पार्टी से जो है समझते थे कि नई पार्टी की जरूरत है। तो अब ये एक वो है, और वो बिजनेसमैन आए कि जो जिनकी आप मजे से अगर आप उनके कारोबार पे हिट करेंगे तो वो लोग दुबक जाएंगे, दहम जाएंगे। अभी इस तारीख में आगे कल जाके हमें पता चलेगा मुस्तकबिल में इन्होंने इनके जमीन जागे, जैसा कि ये कह रहे हैं, इन्होंने दबाव में छोड़ा, इन लोगों के ऊपर कोई मतलब है किसी ने धमकी दी, क्या वजह थी इनको पार्टी छोड़ने की? बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि ये लोग जो है हिद्दत को, सियासी हिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सके ज्यादातर लोग, और जब भी आप देखें कि उनका दिल भी नहीं चाह रहा था और उन लोगों ने छोड़ा, जो मैं एक वो मुझे नजर आ रहा है, तो उसमें जाहिर है कि मैं ये समझता हूँ फिर भी इमरान खान की जो जाती मकबूलियत अपनी जगह रहेगी, और अगर वो इलेक्शन में कल को जाते हैं तो वहां पर उनको जो है नुकसान ये होगा कि वो लिवरेज नहीं कर सकेंगे अपनी पॉपुलैरिटी को कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्टेबल्स की सियासत होती है। 60% नशिस्तें हमारी हैं इलेक्टेबल्स की हैं, तो वहाँ इमरान खान को जो स्मूथ सेलिंग मिलने की तवक्को थी पहले, जब बड़े बड़े नाम चले गए, वो लोग जो अपने हल्कों में मजबूत थे वो चले गए, तो अगर आप न्यू कमर को उतारेंगे तो हो सकता है उनको गलत फहमी हो कि मैं खंबे को खड़ा करूं लेकिन खंबा जीत जाए, लेकिन मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो उसमें बड़ा मतलब है कि इमरान खान का मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए बड़ा कड़ा वक्त है। सेटबैक होगा सर। और दूसरी चीज सर, ये चीज ये भी कितनी सख्ती, अगर लेट्स सपोज अगर मैं सर एक सिचुएशन बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब, जहांगीर तरीन साहब भी तो एक जाहिर सी बात है अपनी जमात के कह रहे हैं कि उनको कौन एडजस्ट वहां पर एडजस्ट किया जाएगा, जो भी ये रहनुमा निकले हो सकता है एडजस्ट किया जा सके। लेकिन सर एक सवाल ये भी है, पंजाब में या जनरल इलेक्शंस में सर किस तरह से फिर किसके मद्दे मुकाबिल लड़ेंगे? हमेशा से एक बयानिया बनवाया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया था, पीडीएम का एक जाहिर सी बात है एक तमाम जमातें हैं। अब पंजाब में अगर मैं प्रिसाइजली अगर पंजाब की बात करूं, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जनाब सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ करेंगे। काफ लीग भी आप समझ लें, चौधरी शुजात हुसैन साहब ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं। अगर जहांगीर तरीन साहब को जमात बनाते हैं तो वो एलआई समझी जाएगी ना सर, वो मुखालिफ तो नहीं समझी जाएगी। तो किस बुनियाद पे किसके खिलाफ लड़ेंगे सर?
जो रिवायती हुक्मरान अशराफिया है ना सलमान, उसी के दरमियान इलेक्शन होगा और वही लोग आएंगे और बुनियादी तौर पे जो स्टेटस को की फोर्सेज हैं वही जो हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी और बहुत सारी चीजें व्हीलिंग डीलिंग में खुद ही तय कर लेंगे। तो वो एक तरह का इंतखाबात होंगे, फ्रेंडली मैच हो रहा होगा वो जो फ्रेंडली मैच में बहुत इंडिया भी तो दिया गया था कि कौमी हुकूमत बनाई जाएगी, ये उसी तरफ जा रहे हैं हम। हाँ, मतलब उसमें यही होगा ना कि एक थाली होगी, उसमें बहुत सारे मतलब अवामिल होंगे और फिर खुदा करे कि उनको ये फरासत हो कि जनाब वो कोई रिफॉर्म एजेंडा दे सके, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है क्योंकि स्टेटस को की फोर्सेज हैं, ये अपने मफादात पे ज़र्ब नहीं पड़ने देंगे। जागीरदार, ट्राइबल चीफ, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ये रिफॉर्म नहीं होने देंगे इसको। उसके लिए आपको एक ऐसा विजनरी लीडर चाहिए कि जिसका कोई मफाद ना हो, अपना कमर्शियल मफाद ना हो, बिजनेस का मफाद ना हो, दौलत का मफाद ना हो, तो वो मुझे अब नजर नहीं आ रहा। और आवाम की बात की जाए, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आमिर जैसा साहब हमारे साथ मौजूद है, अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है, बैरिस्टर अहमद हमारे साथ मौजूद है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और आवाम की बात की जानी चाहिए, गुर्बत की बात करनी चाहिए जनाब। गुर्बत हद से ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है, इसकी तरफ भी आना चाहिए। हुक्मरानों को वोट इसलिए मिलते हैं कि इंसान की जो बुनियादी जरूरियात है कम से कम उसको तो पूरा किया जा सके। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।